नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूक्रेन के रूसी राष्ट्रपति के घर पर हमले के बाद विश्व पटल पर तनाव चरम पर है। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की। पीस प्लान पर चर्चा हुई, लेकिन डोनबास और आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की मांग पर सब कुछ उलझा हुआ है। और इसी बीच रूस पर ताबड़तोड़ 91 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि यह हमला उसने नहीं किया है, लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया सख्ते में चली गई। क्यों? क्योंकि पहली बार इस युद्ध के दरमियान ऐसा था जब डायरेक्ट रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाया गया। इसके बाद पूरा यूरोप और यहां तक कि अमेरिका ने भी बयान दिया और कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। कल ही पीस प्लान पर चर्चा और इसके बाद सीधे पुतिन के घर पर हमला। रूस ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब बदला ही लिया जाएगा। बात सिर्फ बदले की होगी। वक्त रूस तय करेगा, हमला कैसा होगा यह भी रूस तय करेगा। और जेलेंस्की को पता है कि इस हमले ने इस पूरी बातचीत को डिरेल कर दिया है। हालांकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है तो फिर यह हमला किसने किया? क्या यूरोप ने यह हमला करवाया? इस हमले को लेकर ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में और कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि अगर जेलेंस्की इस हमले से इनकार कर रहे हैं तो आखिर पुतिन के घर को किसने निशाने पर लिया? क्या यूरोप की तरफ से हमला किया गया? क्योंकि यूरोप और यूक्रेन के अलावा कोई तीसरा मुल्क नहीं हो सकता जो रूस को निशाने पर ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पुतिन के रिलेशन ठीक है, बहुत शानदार नहीं कहे जा सकते, लेकिन दोनों नेताओं के बीच एक गर्मजोशी है जो हाल की मुलाकातों में दिखी है। और इसके बाद इससे भी बड़ा सवाल यह कि अब रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या रूस हमले की इंटेंसिटी बढ़ा देगा? क्योंकि रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दे दिया है। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। नया साल 2025 से भी खतरनाक होने वाला है। इस युद्ध के नजरिए से अगर देखें तो आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा ले। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन को युद्ध को रोकने के लिए, सीजफायर कराने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप इससे पहले पुतिन से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं कि मामला युद्ध से नहीं, शांति और बातचीत के टेबल पर निकाला जाना चाहिए। पीस प्लान पर बातचीत हो रही है। डोनबास और आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा मांगों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अचानक से मॉस्को से हिला देने वाली खबर आई, जिस खबर को सुनकर पूरी दुनिया दहल गई। खबर है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर को डायरेक्ट निशाना बनाया। डायरेक्ट पुतिन के घर को अटैक किया गया। 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को पर टिक गई, क्योंकि दुनिया जानती है पुतिन अपने किसी भी दुश्मन को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते। तो क्या यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला करके लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? और अब रूस का ऐसा कहर यूक्रेन पर टूटेगा जिससे अमेरिका और यूरोप कोई भी यूक्रेन को नहीं बचा पाएगा। इस पर बात करेंगे। हालांकि इसमें पेच ये भी है, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन ने किया ही नहीं। अब सवाल यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमले किए, जिस बात से इनकार कर रहा है यूक्रेन, तो फिर यह ताबड़तोड़ 91 ड्रोन से पुतिन के घर को निशाना किसने बनाया? रूस दावा कर रहा है कि उसने 91 ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए। एयर डिफेंस ने सबको डिटेक्ट कर लिया। ब्रायंस के पास 49 ड्रोन ध्वस्त किए गए। स्मोलेंस्क के पास 1 ड्रोन ध्वस्त किया गया। मॉस्को में 18 ड्रोन मार गिराए गए। नोवगोरोद में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, जिसकी संख्या 23 थी। इस हमले के बाद दुनिया सख्ते में है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, अगला हथियार कौन सा होगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस के पास ऐसी ताकत है कि वो रातों रात यूक्रेन का सफाया कर सकता है। इसलिए सबके जहन में एक ही डर, एक ही सवाल, क्या जंग यहां से एक नया मोड़ लेने वाली है?
और रूस ने पलटवार का ऐलान भी कर दिया है। सख्त शब्दों में कहा है हमले का लक्ष्य और समय तय है। हमले का जवाब केवल कूटनीतिक नहीं होगा, जो भी यूक्रेन ने किया उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। रूस का यह जवाब न केवल सैनिकों के लिए चेतावनी है, बल्कि यूक्रेन और यूरोप, यहां तक कि अमेरिका के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि पुतिन के घर पर अटैक से इस इलाके में भारी तनाव का माहौल फैल गया है और रूस सीधा धमका रहा है। लेकिन यूक्रेन के दावे अलग हैं। यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने खुद हमला कराया, जिससे कि पीस टॉक हो ही न पाए, यूक्रेन पर हमले को जायज ठहरा सके। यूक्रेन हड़पना चाहता है रूस। पलटवार की जगह शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश है। यूक्रेन भारी कीमत इसके लिए चुकाएगा। नए हमलों के लिए बहाना ढूंढ रहा है रूस। गौर करने वाली बात यह है कि 4 सालों की जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन रूस पर हमले के दावे से पीछे हट रहा हो। तो सवाल उठता है, क्या यह हमला वाकई यूक्रेन की सैन्य योजना थी या रूस ने खुद ही अपने ऊपर अटैक करवा लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा सके कि यूरोप और यूक्रेन रुकने वाले नहीं है, इसलिए रूस भी नहीं रुकेगा। इन दोनों थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी, रूस का खुद पर हमला। वजह 1, सबूत सार्वजनिक नहीं किए। वजह नंबर 2, वार्ता से पहले यह दावा आया। वजह नंबर 3, पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। वजह नंबर 4, घरेलू समर्थन पुतिन के लिए और जमा करना। दूसरी थ्योरी, यूक्रेन की साजिश के पीछे की वजह क्या? वजह नंबर 1, यूक्रेन के पास ड्रोन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। लंबी दूरी के ड्रोन उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में है। पहले भी रूस पर उसने ड्रोन से हमले किए हैं। युद्ध में दबाव की स्थिति बनाया जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति हासिल की जा सके। पुतिन के घर पर हमले से पहले दुनिया भर में हलचल मच गई। इस हमले का राजनीतिक असर भी है। यूक्रेन ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई। रूस ने चेतावनी दी, लेकिन केवल सैन्य ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चों पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इसके बाद ट्रंप भी गुस्से में है, पीएम मोदी चिंतित हैं और पूरी दुनिया की नजर मॉस्को और कीव पर है। यानी यह हमला केवल फील्ड पर नहीं, वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। इस हमले को लेकर दुनिया से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पुतिन के घर पर हमले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में आ गए। पुतिन के घर पर हमले को खतरनाक बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमला करना ठीक बात नहीं है। और यार, ट्रंप ने यहां तक कहा कि टॉम हॉक मिसाइल नहीं देने का फैसला बिल्कुल सही था। पीएम मोदी ने भी पुतिन पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है और यह अपील की कि इस युद्ध में हिंसा नहीं, कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जबकि चीन ने कहा कि तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना जरूरी है। इस हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सवाल बड़ा यही है, क्या यूक्रेन का यह ड्रोन हमला केवल सैन्य ताकत दिखाने के लिए है या रूस को बैकफुट पर डालना चाहता है यूक्रेन? और क्या पुतिन और रूस इसे नजरअंदाज कर पाएंगे अगर यूक्रेन ने ही हमला किया है? क्योंकि ऑफिशियली यूक्रेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। या फिर इसके जवाब में पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला अंजाम सामने आएगा। और इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि कहीं इस हमले के पीछे यूरोप तो नहीं है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता है कि यूक्रेन से युद्ध आगे बढ़कर यूरोप तक पहुंचे। और अगर आज रूस यूक्रेन के 22% इलाकों को कब्जा कर बैठा है, तो अगला नंबर यूरोप का आने वाला है। यूरोप के नेताओं को यह बात पता है। जैसे कि यूरोप चाहता है कि अमेरिका, नेटो मिलकर रूस के साथ यहां फुल एंड फाइनल कर लें। इस बात को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी सीज फायर की आवश्यकता नहीं। तो आखिरकार इस हमले के पीछे माइंड किसका है? इसी को समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल जयेश सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीए डॉक्टर अमन चुग, भू राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों में आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूं। पहला सवाल मैं संजीव श्रीवास्तव जी से आप ही से, आपने भी ये खबर सुनी होगी संजीव जी, तो आप भी चौंक गए होंगे, हैरत। मैं तो खुद चौंक गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन के घर को टारगेट कर लिया गया। अब सवाल यह है, यूक्रेन तो मना कर रहा है,
लेकिन पुतिन बदला लेने से पीछे हटेंगे नहीं। तो इसके पीछे दिमाग किसका है, मास्टरमाइंड कौन है? विवेक जी, ये मैटर ऑफ सीरियस इन्वेस्टिगेशन है और इसको इन्वेस्टिगेट करना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध है और दोनों जो पार्टीज हैं, और जाहिर है कि उसमें अन्य पार्टीज भी इसेंशियली ये देखा जाए तो ये महाशक्तियां ही ये युद्ध लड़ रही हैं। तो मेन जो पार्टीज हैं वो महाशक्तियां ही हैं और उनके बीच का जो मिसट्रस्ट है वो बहुत अभी ज्यादा है। जो विश्वास का जो संकट है वो बहुत गहरा है और जाहिर है कि ये युद्ध आज भी जारी है और इस युद्ध में हालांकि बातचीत करने के प्रयास जरूर चल रहे हैं, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत है। इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर तो आई हैं, लेकिन वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी दिखाना चाहती हैं एट द सेम टाइम। और वो ये दिखाना चाहती हैं कि हम जो भी बातचीत करेंगे ताकत के साथ बात करेंगे। और हमने ये देखा था कि मारा लागो फ्लोरिडा में जब राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बातचीत चल रही थी, उस समय रशिया भी यूक्रेन पर हमले कर रहा था और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि जो राष्ट्रपति पुतिन के जो रेजिडेंसेस हैं उसके ऊपर हमले हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अपनी ताकत को दिखाने का जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो एक कंटेस्ट चल रहा है और एक जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, बातचीत भी करेंगे लेकिन ताकत के साथ बात करेंगे, कहीं से कम नहीं दिखेंगे, कहीं से कमजोर नहीं दिखेंगे। ये जो एक सेंस दोनों ही पक्षों के बीच का है वो ऐसे हमलों के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका सीधा कारण बहुत स्पष्ट है कि जो अभी विश्वास की जो बहाली है वो अभी तक नहीं हुई है और अभी भी जो है बहुत सारे पेचीदगी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। टेरिटोरियल कंसेशंस के जो विषय है, सिक्योरिटी गारंटीज के जो विषय हैं, जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के गवर्नेंस को लेकर के जो विषय हैं, अनेक ऐसे जो विषय हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि जो ताकत के प्रदर्शन के तौर पर ही हमले किए जा सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात और कहूंगा कि चूंकि युद्ध है, इस युद्ध में हमने 4 साल में देखा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत हुई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि किसी स्टॉक्स को डीरेल करने के लिए एक साजिश के तहत भी हमला कराया जा सकता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि इसके बारे में एक गहरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है और जो भी पार्टी, जाहिर है कि सभी इस समय सीज फायर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यदि रशिया के पास के ऊपर हमला हुआ है तो रशिया को चाहिए कि इसके संबंधित जो भी एविडेंसेस हैं वो वहां पर प्रोड्यूस करे और वो जो भी यूक्रेन को या अमेरिका को या नेटो को वो प्रोवाइड कराए, ताकि इस संदर्भ में आगे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकें और इस तरीके के जो एपिसोड्स हैं वो रिपीट ना हो सकें। इस बात की नितांत आवश्यकता है और तभी जाकर के कोई बातचीत सफल हो सकती। नहीं तो रशिया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया कह रहा है कि अब हम अपनी जो बातचीत की बात के बारे में कोई रिव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति पुतिन को ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो विश्वास बहाली करने के लिए इस तरीके की जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं उसको रोकना होगा और तभी जाकर के कोई बात बन सकती है। और एक विन विन फार्मूले की, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे विवेक जी, कि एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। ये विन विन फार्मूला तभी निकल सकता है जब अपनी आप एडमेंट जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हटें और एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ें। और लेकिन अभी दुर्भाग्य से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, मैं चुग साहब के पास आ रहा हूँ, सोली सर, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। चुग साहब, क्यों यूक्रेन ऐसा करेगा? मतलब वो या तो अटैक करेगा या नहीं करेगा, और इस रीजन में या तो यूक्रेन या फिर यूरोप के किसी देश से अटैक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जहां तक हैं। लेकिन रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने ही अटैक कराया है, तो उनके पास कुछ एविडेंसेस होंगे कि ये ड्रोन्स कहां से चले, कहां से ओरिजिनेट हुए, कहां तक पहुंचे, किन किन इलाकों में गिरे। कुछ डिटेल्स मैंने भी अभी शो में बताई है। चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है? नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत। पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के पीछे के लोग ही करते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूं अदृश्य राज, यानी कि डीप स्टेट। इसको आराम से समझते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो आज का जो जियो पॉलिटिक्स जो फ्रेमवर्क होता है उसमें हमेशा थोड़ी हिस्ट्री होती है, थोड़ा इकोनॉमिक्स होता है, तो ही समझ आएगा पूरा जियो पॉलिटिक्स की क्या होता है। इसमें यूक्रेन को सेंटर बनाया गया था क्योंकि वहां पे कई तरह के वायरस लैब्स शुरुआत करे गए थे अगेंस्ट रशिया, एंड जिसके लिए रशिया को समझ आ रहा था कि ये वायरस लैब्स जो क्रिएट करे जा रहे हैं उसके ऊपर मेरे को अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो वन फाइन डे ये वायरस लैब्स जो हैं वो सारे रशियन
पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करेंगे, जो कोविड के आसपास जो प्लान चल रहा था। दूसरा, यूक्रेन जो है वो 10% ऑफ द वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन करता है और 25% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, एक्सपोर्ट करता है। कई ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन करते हैं मगर एक्सपोर्ट उतने नहीं करते हैं। यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड व्हीट एंड 25% ऑफ द वर्ल्ड कॉर्न एंड सोयाबीन, जो कि वर्ल्ड में चाहिए। इसको थोड़े दूसरे एंगल से दे रहा हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है डीप स्टेट के थ्रू क्या चाहता है कि आम लोगों को कह रहा है कि भाई साहब आप इंसेक्ट्स वाला प्रोटीन खाओ, एंड जो फार्म लैंड है उसके ऊपर कब्जा कर रहा है जो डीप स्टेट है। आप अगर बिल गेट्स को देखेंगे तो बिल गेट्स ने 22 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड यूएसए में अक्वायर करी है, एंड वर्ल्ड ओवर कई कंट्रीज में डीप स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट्स हैं वो फार्म लैंड को अक्वायर कर रहे हैं। ये वैसा ही नैरेटिव है कि ये कई बार बड़े बड़े बैंक्स आके बोलते हैं गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, और गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा होता है। ऐसे ही ये कहते हैं फार्म लैंड की कोई जरूरत नहीं, इंसेक्ट्स वाला प्रोटीन खाओ, ऐसा वाला एक तरह से नैरेटिव दिया जाता है। अब इस नैरेटिव को थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये गेम किसकी है। गेम ऐसा है कि जी यूएस जो है उसके सर पे हाथ यूके ने रखा था जब मॉनरो डॉक्ट्रिन पैदा हुआ था 1823 में, जब यूएस प्रेसिडेंट मॉनरो थे। एंड ये हम सब जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये मेजरली जो टेरिटरी थी ये रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय यूरोपियन नेशंस थे, इंक्लूडिंग स्पेन, पोर्तुगल एंड ऐसे कई कंट्रीज जिन्होंने पहले राज्य किया था। बाद में यूके इवॉल्व हुआ था। अब यूएस के ट्रम्प साहब ने रीसेंट स्टेटमेंट भी ये दी थी कि आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट यूके एंड आयरलैंड एंड यूरोपियन नेशंस को। उन्होंने बार बार एक ही चीज बोला है कि भाई साहब पे करो आपका डिफेंस के पर्सपेक्टिव में, तभी तुम्हारी मदद करूंगा। एंड ऑब्वियसली यूरोप को समझ आता है कि अगर यूएस बैकआउट करेगा तो यहां पे रशिया जो यूरोप के अंदर एंटर करेगा, लड़ेगा कौन? इसलिए एंटेंगल्ड कुछ इस तरीके से करो कि जो पीस टॉक्स है वो हो ना पाए, एंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यूएस की भी लगी रहे। यानी कि यूएस के जो हथियार हैं जो नेटो के थ्रू जो रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और आई एम श्योर ये जो ड्रोन्स जो अटैक हुए हैं कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आने वाले समय में कहां से वो ड्रोन्स आए गए थे। यानी कि ये पूरा एंटेंगलमेंट, मैं हो सकता है नेक्स्ट बार मेरे को समय देंगे तो मैं इस पे मॉनरो डॉक्ट्रिन का एक क्लियर कट वर्जन, जो अभी रिसेंटली ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आई है मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर, ये पूरा गेम अदृश्य राज्य का उस तरफ चल रहा है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे, फिर उसको पैसे के साथ लिंक करेंगे कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत ऐसा क्यों चल रहा है, तो आपको थोड़ा और लिंकेजेस समझ आएंगे। जी, सोली सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं फिर बाकी पैनलिस्ट का रुख करता हूं। सोली सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को? यूक्रेन तो हाथ खींच रहा, कह रहा है मैंने नहीं किया है। पुतिन कह रहे हैं कि, या फिर रशिया कह रहा है कि भाई बदला ऐसा होगा जो शायद अभी तक देखा नहीं गया होगा। मुझे लगता है रशिया की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं, मिसाइल्स उनके पास ऐसे ऐसे हैं, वो चाहे तो रात भर में पूरे यूक्रेन को साफ कर दें। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब 1 जून को इसी साल यूक्रेन ने रूस के 5 सैनिक हवाई अड्डों पे हमला किया और कई रूस के लड़ाकू विमानों को बर्बाद किया, तब यूक्रेन ने खुलेआम माना कि उसने ये कार्रवाई कराई थी, और रूस ने पूरे एविडेंसेस सार्वजनिक किए किस तरह से ये ड्रोन्स ट्रक्स के पीछे से निकले थे और उन्होंने कितने रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बर्बाद किया। लेकिन ये जो अब सो कॉल्ड अटेम्प्ट हुआ है 91 ड्रोन्स के साथ, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के घर में भी अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन इन सारे ड्रोन्स को गिरा दिया गया। इस अटैक में रूस ने क्यों नहीं सारा एविडेंस सार्वजनिक किया? जिसके दिल में कुछ काला नहीं होता है वो कहता है आइए आप मेरी सब चीज चेक कर लीजिए, मेरा ये सबूत है, ये मेरे साथ हुआ है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट है कि ये जो हमला है ये यूक्रेन ने नहीं कराया। ये हमला रूस ने क्यों कराया है? ये हमला रूस ने उस वक्त कराया है जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है, और ट्रंप ने बयान दिया है कि 1-2 मुद्दों को छोड़ के सारी मुद्दों पे सहमति हो गई है, 2-3 पेचीदे मुद्दे रह गए हैं। तो ये रूस की चाल है यूक्रेन पे और अमेरिका पे दबाव डालने की, ताकि जो ये 2-3 पेचीदे मुद्दे हैं जो कि पूरी तरह से रूस के हक में है, यूक्रेन उसे दबाव में सारी शर्तें मान जाए
देखिए, रूस तो 5 सितंबर 2022 को ही ये जंग जीत गया था, जब उसने 20% यूक्रेन की धरती पे कब्जा कर लिया था। उसका सैनिक लक्ष्य था डोनबास का इलाका, जो उसने सितंबर में ही हासिल कर लिया था युद्ध के 5-6 महीने के बाद। उसके बाद ये जंग क्यों इतनी खींची जा रही है? ये जंग इसलिए खींची जा रही है कि अब रूस के 2 बड़े मकसद रह गए हैं। पहला, या तो जेलेंस्की सत्ता से हटे ताकि एक प्रो रशियन सरकार वहां है, या अगर जेलेंस्की सत्ता से नहीं हटता है तो इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, ताकि जब 2027 में चीन ताइवान पे हमला करे तो रूस पूरी मदद करे चीन की, जिस तरह से चीन ने अटूट तौर पे रूस की मदद की इस 4 साल के युद्ध में।